नाउ चलिए मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन डिटरमाइन करने का एक तरीका बताता हूं. द करेक्ट आंसर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/10 mr square. This is the correct answer. You would conclude that moment of inertia is independent of this half angle alpha. इस हाफ एंगल अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा, न ही वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाइट h पर डिपेंड करेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा सिर्फ कोन के मास पर और बेस रेडियस पर. यह एक सॉलिड कोन है. एक यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम रो से डिनोट कर देते हैं और टोटल मास इज m एंड द वॉल्यूम इज 1/3 pi r square h 3m by pi r square and it's dm by dv. And this would be a constant quantity. अब इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट को चूज करना, उसके लिए वेरिएबल पैरामीटर्स लेना, उसे मैं सिखाता हूं. हम इस केस में रेफरेंस एक्सेस, इस एपेक्स से देखें, रेफरेंस एक्सेस हम इस एपेक्स से देखें और इस रेफरेंस एक्सेस से y की दूरी पर और dy विड्थ का यह डिफरेंशियल एलिमेंट ले. जरा इस डिफरेंशियल एलिमेंट का शेप समझ जाइए. इट्स अ सर्कुलर डिस्क. यह सर्कुलर डिस्क है जिसका कि कुछ रेडियस है r. यह सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r है. अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए डिफरेंशियल मास, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वह एक्सप्रेशंस लिखते हैं. सबसे पहले डिफरेंशियल मास लिखने के लिए मैं r के लिए एक्सप्रेशन लिखूं. r अपॉन y इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन h. और r इज इक्वल टू R अपॉन h इंटू y. This would be the radius. Small r upon y, this tan alpha would be equal to capital R upon h. Similar triangle से बोल दो या tan alpha की डेफिनेशन से बोल दो. कुछ भी लॉजिक बोल दो इस इक्वेशन के लिए. फिर इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस वुड बी pi r square. Its area would be pi r by h into capital Y whole square, or this area is pi r square by h square into y square. This is the area. यह एरिया लिखने के बाद अब हम इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम लिख देते हैं. इट्स विड्थ है dy. इसकी जो विड्थ है वह dy है. हम इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम लिख सकते हैं. दैट डिफरेंशियल वॉल्यूम वुड बी रो इंटू dv.
its differential volume would be, sorry, differential volume is A into dW, area into width, or differential volume is pi r square by h square into y square dy. Its differential mass is mass per unit volume into volume. dm is equal to rho dv. So its differential mass is, रो की जगह मैंने लिखा 3m by pi r square h, और वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा pi r square y square dy upon h square. Its differential mass is 3m by pi r square कैंसिल हो जाएगा, 3m by h cube into y square dy. यह डिफरेंशियल मास हो गया. Now this is the differential mass of this circular disc, a thin uniform circular disc. इस thin uniform circular disc का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के लिए हमने लिख रखा है, इट्स हाफ dm into r square. This is moment of inertia of a thin uniform circular disc about an axis passing through its center. So this di would be equal to half. dm की जगह पर यह एक्सप्रेशन लिख दिया 3m by h cube into y square dy, और r स्क्वायर की जगह लिखा हमने r by h into y whole square. So this di would reduce to 3 by 2 m r square upon h to the power 5 into y to the power 4 dy. हम कहेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रल ऑफ डी आई और इट्स इंटीग्रल ऑफ 3 by 2 mr square by h to the power 5 into y to the power 4 dy. 3 by 2 mr square upon h to the power 5 ये सब कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा y to the power 4 dy. अब जरा देखिए y के लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है. इस जगह पर जब हम पहला एलिमेंट लेंगे तब y की वैल्यू 0 होगी, इस जगह पर जब हम आखिरी एलिमेंट लेंगे तब y की वैल्यू h होगी. y goes from 0 to capital H. It's 3 by 2 mr square by h to the power 5 into y to the power 5 by 5 from 0 to h. Limits रख दीजिए and you will get this result 3 by 10 mr square. And we conclude that moment of inertia is independent of this half angle alpha. It's independent of this height h. height h कैंसिल हो रहा है और हाफ एंगल अल्फा अपीयर नहीं हो रहा. मैं एक सवाल इसी समय और करने के लिए देता हूं. ट्राई टू सॉल्व दिस.
if we have a thin hollow cylinder closed at both ends, mass m, radius r, height h. If it is rotated about this axis, it's a thin hollow cylinder closed at both ends. Its mass is m, radius is r, height is h. It's rotated about this axis passing through its center. What would be moment of inertia of the body about this axis? Moment of inertia के लिए एक्सप्रेशन लिखिए. यह तो पहला पार्ट है. And the second part is of the same problem. If height approaches 0, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी? एंड द थर्ड पार्ट इज इफ हाइट अप्रोचेस इंफिनिटी, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी? We have a thin hollow cylinder closed at both end, जिसका मास m है, रेडियस r है और हाइट h है. उसको सेंटर से पास होती हुई इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाता है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उस एक्सप्रेशन को लिखिए. यदि हाइट 0 होती है सिलेंडर की कम होते होते, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और यदि हाइट इंफिनिटी हो जाती है बढ़ते बढ़ते, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सप्रेशन को लिखिए. वंस अगेन 10 मिनट का समय दूंगा मैं इस बात को सोचने के लिए और लिखने के लिए. चलिए अब इस सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं. इन फैक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें लिमिट्स का कंसेप्ट और उसका एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स में हमने लिमिट्स काफी पढ़ रखा है, काफी समझ रखा है. उस लिमिट्स के कंसेप्ट को हम फिजिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. वंस अगेन कई बार इस तरह के सवाल बड़े कंफ्यूज कर देते हैं कि हाउ दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिकल दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड. वो थिन हॉलो सिलेंडर, वो थिन हॉलो सिलेंडर था, दोनों तरफ से ओपन था. इस बार इस सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ दो ढक्कन है. वो उसी मटेरियल के बने हुए जिसके सिलेंडर है. ये डब्बा है, सिलेंड्रिकल डब्बा, जो ऊपर और नीचे से क्लोज है और इसको घुमाया जा रहा है. सबसे पहले केस में सबसे पहली बात, इसमें हम एक
कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एंड दैट मस्ट बी डेफिनेटली मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि मास पूरी तरह से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कांस्टेंट क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट एरिया। मास तो इसका m है, मास तो इसका m है। अब एरिया क्या है जरा यह देखें। एरिया तीन एरिया है, एक तो ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन और एक कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। यह तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। 2 पाई आर इज सर्कमफ्रेंस एंड हाइट इज एच, लेंथ इज 2 पाई आर, हाइट इज एच। और दोनों ढक्कन का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट्स 2 पाई आर स्क्वायर। This is the total area and mass is distributed or divided over this area. अब मास m1 तो मैं कर्व्ड सरफेस को बोल देता हूं, मास m2 ऊपर वाला ढक्कन और मास m3 नीचे वाला ढक्कन। तो मास m1 जो कर्व्ड सरफेस एरिया है यह हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच। और यह दिखाई देने लगेगा 2 पाई आर कैंसिल, एम एच अपॉन एच प्लस आर। एम बचा रह जाएगा और 2 पाई आर एच जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, इधर एच बचेगा और एक आर बचेगा। और मास m2 और m3 बराबर होंगे, मास m2 और m3 बराबर होंगे और यह मास होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यह जो मास होगा दैट वुड बी m पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एम आर बाय 2 अपॉन एच प्लस आर। पाई आर कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, एम आर बाय 2 अपॉन एच प्लस आर। यह मास m2 m3 होगा। मैंने मास m1 जो कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है उसे कहा है और उसका मास लिख दिया मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया। मास m2 और m3 ऊपर और नीचे वाले दोनों ढक्कन को कहा मास पर यूनिट एरिया इंटू देयर एरिया, दोनों बराबर होंगे। दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख दी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय मासेस पता होना जरूरी है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 is moment of inertia of this curved cylindrical surface. I2 is moment of inertia of upper circular disc. I3 is moment of inertia due to this lower circular disc. यह जो कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आर्टिकल में लिख रखा है, सीधा सीधा लगा देंगे। इसका मास m h बाय r प्लस एच इंटू आर स्क्वायर। I2 और I3 बराबर होंगे तो I2 लिखकर इंटू 2 कर दूंगा। I2 लिखूंगा, I2 क्या है? सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम की जगह यह लिखूंगा एम आर बाय 2 अपॉन
आर प्लस एच, हाफ एम आर स्क्वायर, आर की जगह आर स्क्वायर। और इस तरह के दो वेक्टर है ऊपर और नीचे, दो मासेस है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा I2 प्लस I3। दो बार करने के बजाय मैं इंटू 2 कर देता हूं। इस तरह से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा। यह 2 से यह 2 कैंसल्ड, एम आर स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, नीचे आर प्लस एच दिख रहा है, जो हर जगह दिख रहा है। एम एम इधर दिख रहा है, आर स्क्वायर इधर दिख रहा है, आर प्लस एच, और अंदर जो क्वांटिटी बनती दिख रही है इधर एच प्लस आर बाय 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इस एक्सप्रेशन को इधर लिख देता हूं, m इंटू एच प्लस आर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच प्लस आर। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं रीअरेंज करके लिखता हूं जिससे कि मैं लिमिट्स अप्लाई कर सकूं। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए। अब इस लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए व्हेन h अप्रोचेस 0, इस लिमिट को अप्लाई करने के लिए, और h अप्रोचेस इंफिनिटी, इसे अप्लाई करने के लिए मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखूंगा। h अप्रोचेस 0 अप्लाई करना है तो h बाय आर टर्म बन जाए, तो न्यूमरेटर को भी मैं r से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर को भी मैं r से डिवाइड करता हूं। तो इसे लिखूंगा एम आर स्क्वायर, इसे मैंने r से डिवाइड करा तो r h बाय आर प्लस 1 बाय 2, और इधर भी हो गया h बाय आर प्लस 1। अब जरा आप देखिए, when h approaches 0, जब h approaches 0 होगा तो h by r also approaches 0। h approaches 0 तो h by r approaches 0। h by r 0 करूंगा, इधर h by r 0 करूंगा तो mr स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 अपॉन 1, तो यह हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। और ऑफ कोर्स ऐसा होना भी चाहिए। यदि यह सिलेंडर छोटा होता जाए, इसकी हाइट कम होती जाए, तो अल्टीमेटली तो एक सर्कुलर डिस्क दिखने लगेगा जिसका रेडियस आर है। और यदि यह सर्कुलर डिस्क दिखने लगा जिसका रेडियस आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए। और वही चीज आ भी रही है। अब h अप्रोचेस इंफिनिटी के लिए मैं दोबारा इसी इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं। h अप्रोचेस इंफिनिटी करना है मुझको, तो मैं r बाय h के टर्म्स में इक्वेशन को बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब h अप्रोचेस इंफिनिटी होएगा तो r बाय h अप्रोचेस 0 हो जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड कर दूंगा और डिनोमिनेटर को भी h से डिवाइड कर दूंगा, और इस इक्वेशन को लिख दूंगा एम आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस r बाय 2h अपॉन 1 प्लस r बाय 2h, r बाय h प्लस 1। इस इक्वेशन को मैंने न्यूमरेटर में भी h से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी h से डिवाइड कर दिया। h अप्रोचेस इंफिनिटी, r बाय h अप्रोचेस 0 कर दो, r बाय h इधर 0 हो गया, यह 0 हो गया, तो एम आर स्क्वायर इंटू 1
upon 1. Moment of inertia would become mr square. और ऑफ कोर्स फिजिकली होना भी चाहिए. यदि यह सिलेंडर इनफाइनाइट हाइट का हो जाए तो एक हॉलो सिलेंडर हो गया. ऊपर और नीचे वाले ढक्कन वो नेग्लिजिबल मासेस के हो गए. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिर्फ सिलेंडर की वजह से दिखना चाहिए. ढक्कन का मास नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उनकी वजह से कोई खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं. और तीन हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मास को लिख रखा है और वही एक्सप्रेशन आता दिख रहा है. The problem is a very interesting problem. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस कंसेप्ट को समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलरली ऐड कर दिया जाता है अलग अलग मासेस की वजह से. इस तरह का मास सिस्टम दिया हुआ हो तो कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करके अलग अलग मासेस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दे. और साथ में लिमिट्स के इस कंसेप्ट के एप्लीकेशन को देखिए. मैथमेटिकली लिमिट्स आपने काफी पढ़ रखा है. फिजिकली लिमिट्स का कंसेप्ट किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से अप्लाई होता है, इस बात को फिजिकल